नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान में हर रोज़ आपके लिए अलग अलग विषय हम लेकर आते हैं और हमारे आज की जो दो विषय हैं बेहद ही महत्वपूर्ण तमाम हमारे किसान भाइयों के लिए। सबसे पहले हमारे जो विषय हैं उनसे आपको अवगत करा देते हैं। आज आपको खासतौर से हम जानकारी देंगे मक्का फसल की देखभाल के बारे में और साथ ही बात होगी धान फसल की देखरेख के बारे में। और इन विषय से संबंधित अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं। इस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060। साथ ही दूसरा नंबर है 1800113061। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उनके जवाब देने के लिए जो आज स्टूडियो में विशेषज्ञ मौजूद हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और इन्हीं के साथ मौजूद हैं डॉक्टर शंकर लाल जी, जो कि वैज्ञानिक हैं भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। और जैसा कि हमने आपको बताया, मक्का फसल की देखभाल की अगर बात की जाए या फिर बात हो धान की, दोनों ही महत्वपूर्ण फसलें हैं हमारे किसान भाइयों के लिए। लेकिन पहले बात करते हैं मक्का की। किस तरीके की देखभाल की अभी आवश्यकता है? जो फसल खेतों में खड़ी है वहाँ पर डॉक्टर शंकर क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? किस तरह की देखभाल जो है और कितना महत्वपूर्ण समय अभी का? देखिए मुकुल जी, जो मक्का की फसल किसानों के यहाँ खड़ी है, जिन्होंने जुलाई में रोपण किया है, उनमें अभी लगभग सारे अमूमन देखी जाए तो पूरे देश में या तो नरमंजरी आ रही है या फिर उससे थोड़े पहले की स्टेज है। यहाँ कहीं कहीं भुट्टे भी बन गए हैं जहाँ आपको पर्वतीय क्षेत्र मिले। तो इनमें हमें दो चीज़ों का, ये जो स्टेज होती है जिस पे सबसे ज़्यादा पानी की मांग पड़ती है, सबसे ज़्यादा उर्वरक की मांग पड़ती है, और इसमें हम नत्रजन, इसके बाद भी फसल लगभग 50 दिन आपके खेत में रहती है जी। काफ़ी किसान इसको इग्नोर कर देते हैं कि यहाँ इसको उर्वरक नहीं देना है तो इससे काम चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इस स्टेज पे कभी कभी पत्ती धब्बा रोग भी आते हैं, जिसमें आपकी मेडिस्लिप ब्लाइट है, ये रोग आते हैं। तो इनके लिए आपको मैंकोजेब का स्प्रे करना है। और आपको जो दूसरी बात ये आती है कि इस स्टेज पे कभी कभी अभी जैसे अपन देख रहे हैं 5-7 दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है जी, तो पानी भराव हो जाता है। मक्का एक ऐसी फसल है जो आपका पानी का भराव भी सहन नहीं कर पाती, इससे कभी कभी इसको गिरने की भी संभावना रहती है और आपकी पत्तियां या तो आपको पानी का मैनेजमेंट करना है। दूसरा आपको उर्वरक देना है। तीसरा आपको अगर कोई बीमारी लग रही है छोटी मोटी तो उसका ध्यान रखना है। बिल्कुल विस्तार से इस बारे में आपसे हम जानकारी लेंगे, लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मक्का मोटे अनाजों की श्रृंखला की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। पूरी दुनिया में खाद्यान्न की मांग के मामले में गेहूं और धान के बाद मकई का सबसे अहम स्थान है। विश्व में लगभग सभी भागों में इसकी सफल खेती की जा सकती है। इसका उपयोग दाना, चारा, औषधि उद्योग, गोंद, कृत्रिम रबड़, कागज एवं रेयॉन बनाने में किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में इसकी खुखड़ी का उपयोग जलावन के रूप में किया जाता है। भारत में धान व गेहूं के बाद मक्का का स्थान तीसरे पर है, जो कुल खाद्यान्न उत्पादन का 9% है। मक्का की उन्नत खेती की प्रक्रिया मिट्टी के चुनाव से शुरू होती है। मक्का रेतीली से भारी मिट्टी तक सभी प्रकार की जमीन में उगाया जा सकता है, किंतु बलुआही दोमट या दोमट मिट्टी जिसमें जैवांश प्रचुर मात्रा में हो एवं जल धारण की बेहतर क्षमता हो, मक्के के उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है।
तो ये तो बात हुई मक्का की खेती की देखभाल की, किस तरीके से और किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन बात की जाए धान की, जी हाँ, जो हमारी धान की फसल खेतों में, उसको किस तरीके से आप उसका अच्छे से प्रबंधन कर सकते हैं, देखरेख कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश, अगर बात की जाए, क्योंकि इसके लिए भी एक महत्वपूर्ण समय है जो अभी चल रहा है और इस दौरान हम देखते हैं कई तरह के रोग और कीटों का प्रकोप फसल में नज़र आता है, उसके साथ साथ और क्या कुछ महत्वपूर्ण जिसका ख्याल रखना होगा? देखिए, धान की फसल इस साल जैसे बरसात बहुत अच्छी हुई है हमारे देश में और अधिकतर इलाकों में लगभग जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी हो चुकी है। कहीं कहीं पर बाढ़ की स्थिति भी आ रही है जो कि काफ़ी नुकसानदायक है। साथ ही धान की फसल के लिए अगर आप अपने खेत में अच्छा पानी इकट्ठा करके रखते हैं तो ये आपके खेत को फ़ायदा देगा। साथ ही साथ जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है तो वहाँ किसान भाई कोशिश कर सकते हैं कि उस पानी को निकालें। साथ ही साथ चूँकि मौसम बादलों वाला कहीं कहीं पर हो रहा है और रात को तापमान कम हो गया है तो ऐसी अवस्था में बीमारियों के आने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो अपने खेत की आप लगातार निगरानी करते रहें और देखते रहें कि उसमें कीड़े मकोड़े और बीमारियों से हानि ना हो। चलिए, बिल्कुल, तो इस दौरान निगरानी आपको करनी होगी। लेकिन कौन से प्रमुख रोग हैं और कौन से प्रमुख कीट हैं, इस बारे में आपको हम विस्तार से जानकारी देंगे। पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। धान यानी चावल संसार की एक प्रमुख खाद्य फसल है। श्री कृष्ण ने गीता में धान के प्रयोग का वर्णन किया है। चावल अन्नदाता के लिए एक महत्वपूर्ण अन्न ही नहीं बल्कि आस्था और श्रद्धा का प्रतीक भी माना जाता है। भारतवर्ष में धान की खेती लगभग 440 लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है और प्रतिवर्ष 1000 लाख टन से ज्यादा धान का उत्पादन होता है। भविष्य में भी धान की उत्पादकता में वृद्धि बनाए रखने के लिए नई पद्धति जैसे कि संकर धान तकनीक, जो कि अन्य उच्च उत्पादक पद्धतियों से 1 से 1.5 टन ज्यादा उत्पादक है, उत्पादन वृद्धि में प्रमुख भूमिका निभा सकती है। संकर धान की उच्च उपज क्षमता प्राप्ति के लिए सस्य क्रियाओं पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। 1 हेक्टेयर धान की रुपाई के लिए 600 से 700 वर्ग मीटर पौधशाला क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उपचार से पहले भूसीदार बीजों का प्रयोग न करें। ध्यान रखें कि अधिक उपज पाने के लिए हमेशा स्वस्थ बीजों का ही प्रयोग करें। मैट टाइप नर्सरी लगाने के लिए उपचारित बीजों को सीडलिंग ट्रे में लगाया जाता है। धान की उत्पादन प्रणाली में भारी परिवर्तन आने से तथा श्रम और जल की बढ़ती हुई अनुपलब्धता के कारण धान की खेती में खरपतवार से जुड़ी समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। धान के पौधे के आविर्भाव के 35 से 40 दिनों के भीतर पौधों और खरपतवार के बीच प्रतिस्पर्धा की महत्वपूर्ण अवधि के दौरान खरपतवार के नियंत्रण के लिए शाकनाशियों या उनके मिश्रण का प्रयोग काफी अच्छा है। मिट्टी परीक्षण के बाद ही उर्वरक की सही मात्रा का प्रयोग करें। तो जाना आपने किस तरीके से आप जो आपकी धान की फसल है उसकी देखरेख कर सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। और ये बेहद ज़रूरी कि आपके पास अगर सही जानकारी होगी, सही समय पर आप उसकी बेहतर ढंग से देखभाल कर सकेंगे। साथ ही यहाँ आपसे भी हम जानना चाहेंगे डॉक्टर शंकर, अगर हम बात करते हैं मक्का की, जिस तरीके से आपने बताया कि महत्वपूर्ण ये है कि जो तमाम जहाँ पर मक्का की खेती की जा रही है वहाँ पर जल भराव की समस्या ना हो, क्योंकि जो मक्का की फसल है उसमें सहन करने की क्षमता उतनी नहीं है अगर पानी भरता है। तो ऐसी स्थिति में क्या किसानों को करना चाहिए? देखिए, जहाँ जल भराव हो जाता है, कभी कभी हो भी जाता है जैसे, और नहीं निकाल पाते किसान लोग, तो उसका जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे 14 घंटे में आप इसको निकाल लें, इसकी व्यवस्था करें तो इसमें कम से कम नुकसान होगा। और जैसे ही उसके जल निकलता है उसके बाद तुरंत आपको उसके अंदर फर्टिलाइज़र देना है। मतलब आपको 30 किलोग्राम निम्नलिखित यूरिया कम से कम देना है, ताकि उसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। जी, प्रति हेक्टेयर के लिए? जी, प्रति हेक्टेयर से। उसके अलावा जैसे अगर ये नहीं कर रही है तो आपको कभी कभी जैसे आपको स्प्रे होता है, पोटेशियम का स्प्रे होता है, ये भी आपको सहायता करता है कि आपको जो जल भराव की होती है उससे आपको इसका जल लेने की और जल उड़ने की क्षमता कम होती है, जिससे पौधे को कम से कम नुकसान होता है। और आपको ये सावधानी रखनी चाहिए, देखो जल भराव भी नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है जिस समय,
क्योंकि इस समय ये तय होता है कि कितने दाने बनने हैं आपके। फर्टिलाइजेशन हो रहा होता है, आपके जो पोलन है वो आपके ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको जब जहाँ पानी की सुविधा है, जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ आपको हल्की सिंचाई भी करनी चाहिए जी, ताकि आपके दाने भी बने। तो ये दोनों चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें तो आपको जल भराव से और जल की कमी से, दोनों चीज़ों से आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। मक्का में नुकसान को कम किया जा सकता है। नुकसान देखिए जो आपकी फसल का है वो आप खुद कम कर सकते हैं अगर आपके पास जानकारी होगी। फिलहाल जानकारी और लेने के लिए हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो सुनील जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, इस वर्ष मक्का की फसल में जो भुट्टे बने हैं जी, वो काफी छोटे साइज में है और उसका दाना आधा बना हुआ है। चलिए बिल्कुल, जो आकार है वो भी छोटा है और दाना भी आधा बता रहे हैं, क्या वजह हो आपने सकती है? कौन सी किस्म बोई है, कुछ बता सकते हैं? ये कौन सी? पाइनियर की 3401। अच्छा, 3401 जुलाई में बोई है? हाँ, जून एंड में। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो सुनील जी बता रहे हैं, हो सके इन्होंने पहले भी काफ़ी किसानों ने ऐसी उगाई होगी। ये ऐसी किस्म है जो आपकी लंबे ड्यूरेशन की या मध्यम अवधि की फसल है जी। तो आपको जो शुरू में दिखेंगे ना, भुट्टे की साइज हो सके किसी कारणवश या तो उन्होंने पौधों की संख्या ज़्यादा रखी होगी। मक्का में क्या होता है, अगर पौधों की संख्या ज़्यादा पास पास में रख देते तो भुट्टा छोटा बनता है जी। ठीक है। जो इसकी उचित दूरी है वो आप 70 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की रखें और 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की रखें इस मौसम में, ताकि कम समय में और सही हर पौधे में भुट्टे की साइज अच्छी होगी। दूसरी बात ये होती है कि जो जैसा मैं बता रहा था, कुछ किसान भाई, एक तो जब आपकी पौधा आपका छोटा होता है जिसमें 7, 8, 9 पत्तियाँ होती है, उस समय क्या होता है, इसमें हर गांठ के ऊपर भुट्टे का अंकुरण होना स्टार्ट हो जाता है जी। और उस समय काफ़ी किसान उसमें नहीं तो फर्टिलाइजर देते हैं, नहीं कुछ करते हैं, उसकी देखभाल नहीं करते, देखते हैं अभी तो मक्का छोटी है, कुछ नहीं होगा, तो उस स्टेज पे ही आपका भुट्टा छोटा रह जाता है जी। तो वो आपकी बचपन की एक तो उसकी वजह से और दूसरा ये, और तीसरा ये है कि आपकी जो मध्यम और अधिक ड्यूरेशन वाली मक्का है तो इसकी भुट्टे की साइज और बढ़ेगी उनकी जी। और अभी वो जिस भुट्टे बन गए तो आप अच्छे से उसमें उर्वरक दें, क्योंकि उनकी फसल लगभग 40 दिन 45 दिन आपके खेत में खड़ी रहनी है जी। और इसमें भुट्टे की वृद्धि और दोनों चीज़ें तय होगी। तो मेरा ये है कि जो भी किसान इस तरह की है तो इस चीज़ों का ध्यान दे तो आपके यहाँ इसका अधिकतम लाभ ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल। इस बीच हरियाणा के पानीपत से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये धान में जैसे ये तना छेदक है, ये कितने दिन की फसल होने पर लगता है? चलिए बिल्कुल। तना छेदक कितने समय बाद इसका हमें कह सकते हैं असर दिखेगा? देखिए, इसका असर रोपाई से लेके और जब आपकी बालियां निकलती है तब किसी अवस्था पर भी हो सकता है जी। और खास करके जब इसमें ब्यात फूट रहा होता है, कल्ले बन रहे होते हैं, तब भी आता है। उस दशा में क्या होता है, जैसे एक मेड़ा होता है धान का, एक जगह पे बहुत सारे पौधे निकलते हैं, उसे हिल कहते हैं अंग्रेजी में। तो एक जो मेड़ा है आपका धान का, वहाँ के बीच में जो है वो तना छेदक नीचे से घुस जाता है और उसको सुखा देता है, पत्ते सूख जाते हैं, भूरे रंग के हो जाते हैं और इसको डेड हर्ट कहा जाता है या मृत केंद्र, यानी पूरा जो मेड़ा है आपका धान का उसके बीच का हिस्सा सूख जाता है। तो ये पहचान है इसकी। बाकी बाली अवस्था पे भी आता है, जब आपकी बालियां निकलती हैं तो नीचे से आप बाली जैसे पकड़ के आप बाहर खींचते हैं तो बाली बड़ी आसानी से खिंच जाती है और उसके दानों का रंग सफ़ेद हो जाता है और दाने वो खाली होते हैं। बिल्कुल, ये तो बात हुई इसके लक्षण की, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं? इसकी रोकथाम के लिए आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, कार्टेप करके किसान भाई जानते हैं, 4% में आती है, दानेदार दवाई होती है। इसकी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका बुरकाव कर दें, रेत में मिला के 10-12 किलो रेत ले लें और उसमें इसको मिला के बखेर दें जी। लेकिन आपको खास ध्यान ये रखना कि खेत में बहुत ज़्यादा पानी ना भरा हो, बहुत छिछला पानी हो, 1 या 2 सेंटीमीटर पानी हो खेत में, तब आप दवाई का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। और अक्सर हम देखते हैं कि जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा मात्रा में, जैसे आपने कहा कि जो पानी की मात्रा है उसका भी एक संतुलन होना चाहिए, वो भी संतुलित होनी चाहिए। इस वक्त कितना पानी है जो खेत में खड़ा रखना चाहिए हमारे किसान भाइयों को?
देखिए, अब इसमें यह है कि कम से कम 4-5 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए धान के खेत में जी। और अधिक पानी इकट्ठा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जिन किसान भाइयों के निकासी की समस्या है और निकास किसी वजह से नहीं हो पा रहा, क्योंकि कई बार धान गहरी या नीचे की ज़मीनों में लगाया जाता है, वहाँ निकास की सुविधा नहीं होती, तो वो उस तरह के किसान घबराए ना। अगर थोड़ा बहुत अधिक पानी भी खेत में हो जाता है धान के, तो उससे फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन बात हो अगर धान की, लेकिन मक्का में आपको नुकसान हो सकता है अगर वहाँ पानी जमा है। तो फिलहाल अगले दर्शक जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मसूद खान जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? सर ये जानना चाह रहे हैं जी। धानों में जो है चूहे की बहुत दिक्कत आती है, सबसे बड़ी समस्या है। क्या है? जी, चूहे की ये समस्या बता रहे हैं। चूहे बहुत धान काटते हैं जी। देखिए, चूहों की समस्या अगर समस्या बताती है। अभी तो बालियां निकली नहीं होंगी आपके खेत में, या बालियां निकल गई? हेलो, कोई बात मसूद नहीं। जी, नहीं अभी सही लग रहे हैं ना सर। हाँ, अभी भी काट रहे होंगे, लेकिन चूहों का नहीं बाली नहीं निकली, अभी सही लग रहे हैं। हाँ, आगे होंगे, बिल्कुल सही बात है। इसमें 2-3 तरीके हैं जब हम चूहों का नियंत्रण कर सकते हैं। एक तो धुआं करके कुछ लोग करते हैं, जैसे उसके छेद बंद कर दिए आपने चूहे के जगह जगह जो खेत में होते हैं, उसके बाद एक मशीन आती है जिससे धुआं होता है और उससे चूहे मर सकते हैं। साथ ही साथ एक गोलियां हम बना सकते हैं चूहों की, उसमें जिंक फास्फाइड आता है, आटा आता है। आप करीब जैसे 100 में से 96 भाग जो है आटा लें, गेहूं का आटा हो, मक्का का आटा हो। साथ ही साथ उसमें 2 भाग आप तेल लें जो वानस्पतिक तेल आता है, और 2 भाग आप जिंक फास्फाइड जो चूहे मार दवाई होती है उसको ले लें, और छोटी छोटी गोलियां बना लें, और जो चूहे के छेद हैं आपके, जहाँ से चूहा घुसता है बाहर निकलता है, उस पर उन गोलियों को रख दें। तो इस तरह से वो चूहे जो हैं वो उससे मर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए जो समस्या है वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो सकती है ऐसे। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था सर, ये मक्के में जो है। जी। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। मक्के में फफूंद नाशक जो रोग होता है, फफूंद चेपते हुए भुट्टे तक खराब कर देती है वो। जी। इसके छिड़काव क्या है? मतलब ये भुट्टे की जब भुट्टे निकलने की कंडीशन होती है उस समय लगता है रोग। बिल्कुल, डॉक्टर शंकर क्या बताना चाहेंगे इनको? देखिए संदीप जी, ऐसा है जो भुट्टे में जो फफूंद वाली रोग लगती है उसमें 2 ही कंडीशन हो सकती है। एक तो काफ़ी किसान इसको समझ नहीं पाते हैं। आप पौधे से पौधे की दूरी अगर ज़्यादा रखेंगे तो उससे क्या होता है कि शुरू में तो पौधा ठीक रहता है, उसके बाद जब आपका भुट्टा निकलता है तो पौधा इतने सारे पोषक तत्व ले लेता है, पानी ले लेता है, उसमें इतनी क्षमता होती है कि उससे भुट्टा बाहर निकल जाता है। आपका जो आवरण होता है आवरण से बाहर निकल जाता है। जब आवरण बाहर निकल जाएगा, और ये बारिश का सीज़न है, इसमें थोड़ा सा पानी गिरते ही उसके ऊपर आपका फफूंद बन जाती है। ऐसे भुट्टे खाने से अफ्लाटॉक्सिन होता है इनमें जी। और ये चाहे गाय भैंस को खिलाइए चाहे आदमी खाइए, जो भी खाता है उसके लिए नुकसानदायक रहता है। बिल्कुल। इससे आपकी ग्रोथ रोकता है, सब कुछ करता है। तो एक तो आपको पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल सही रखनी है, लगभग 5 पौधे प्रति स्क्वायर मीटर रखने हैं, कम से कम 5 पौधे। और जो मध्य प्रदेश वाली कंडीशन है उसमें 6 से ज़्यादा पौधे रखने हैं, 6 से 7 पौधे। तो आपको एक तो ये बाहर नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि जो ये फफूंद जब लगती है कि काफ़ी किसान भाई ये इंतज़ार करते रहते हैं कि मक्का सूख गया भुट्टा, अब पौधा पूरा सूखेंगे उसके बाद ही काट के घर ले जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपको जो कटाई है उसकी बिल्कुल उस टाइम पे करनी है जब इसमें भुट्टे का दाने का वजन बढ़ना बंद हो जाता है। ये उस स्टेज पे होता है जब आपके बाहरी आवरण सूख जाता है भुट्टे का, और आपका जो जहाँ से दाना जुड़ा रहता है भुट्टे से, गुल्ली से, उस गुल्ली के ऊपर एक थोड़ी काली सी परत बन जाती है। इस स्टेज पे आप भुट्टों को तोड़ लें, और आप जब इसको हरे चारे को काटेंगे उसमें पौधा भी हरा रहेगा। आप पौधे को भले ही सूखने दे सकते हैं, भुट्टे को तोड़ के आपके घर ला सकते हैं। तो ये एमपी में बचा सकते हैं। अच्छा, एमपी में एक समस्या और है जो हमने अमूमन किसानों से सुना है और सामने आई है जी। एमपी में हम हमेशा बहुत अच्छी बारिश होती है और अच्छा ड्यूरेशन है, तो इनमें हम मध्यम और उससे ज़्यादा अवधि से पकने वाली किस्में को ही संतुलित करते हैं। मध्यम अवधि वाली सबसे अच्छी रहती है, जबकि एमपी में काफ़ी किसानों के पास पुराना बीज चला आ रहा है, उसमें आपकी अगेती किस्मों को उगाते हैं जी। तो क्या होता है कि आपके लास्ट सीजन में भी उसकी बारिश आती रहती है, और ज़्यादा बारिश की वजह से फिर ये अफ्लाटॉक्सिन की समस्या रहती है। बिल्कुल, तो देखिए जो मध्यम अवधि की किस्में हैं उनका चयन करना आपके क्षेत्र के लिए बेहतर भी है। फिलहाल अगले दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार।
सर मैं ये कह रहा था थोड़ा धान जी। सर मैं धान के बारे में थोड़ा पूछ रहा था। 1121 धान लगाई है जी। सर उसमें बाहर की पत्तियां यहाँ से पटाव होता है तो वो पत्तियां लाल पड़ के जल दोबारा बोलेंगे। पत्तियां जो हैं वो लाल पड़ के पीली हो रही हैं। जी। देवेंद्र जी ने जो समस्या है पानी यहाँ से पटाव होता है जी। पत्तियां पीछे चल रही। उसमें आपका जो आवरण होता है, आपने ध्यान दिया आवरण पे कोई धब्बे तो नहीं बन रहे? देखिए ऐसा होता है धान में कि जो पत्ती होती है, आधी पत्ती तो धान के तने पे लिपटी होती है, आधी पत्ती उसकी खुली होती है जो बाहर होती है। जो आधी पत्ती तने पे लिपटी होती है उसको आवरण कहते हैं जी। पत्ती का आवरण है, शीत है उसका। कई बार उस पे धब्बे बन जाते हैं, उस पे कवक का अटैक हो जाता है, ब्लाइट हो जाता है, ब्लाइट बीमारी होती है। उसकी वजह से ऊपर का भी हिस्सा जो है पत्ती का वो सूख जाता है, यानी जड़ उसकी कारण जो है वो नीचे है लेकिन ऊपर उसका असर आता है। तो आपको जांच करनी होगी कि कहीं इसमें जो आवरण झुलसा रोग है वो तो नहीं आ गया जी। आपको दिखाना पड़ेगा किसी नज़दीक के जो भी वैज्ञानिक हो, उनको दिखाने के बाद ही आप इस समस्या का हल करें। बिल्कुल, आपने आवरण झुलसा का यहाँ जिक्र किया डॉक्टर साहब, लेकिन इसके साथ साथ पकानी रोग की अगर हम खास तौर से बात करें जिसकी समस्या भी रहती है, इसके लिए किस तरह के लक्षण और इसके निदान की अगर बात की जाए, क्या करें किसान भाई? देखिए जो बकानी रोग है इसमें कुछ क्षेत्रों में आता है, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसमें क्या होता है कि पौधे ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो जाते हैं जी, और उन पे फिर बालियाँ या तो आती नहीं है, बालियाँ आ जाती हैं तो उनमें दाने नहीं बनते, यानी उससे नुकसान ही होता है। कई बार बहुत बड़ी मात्रा में ये रोग आ जाता है। आपको ध्यान रखना है, एक बार ये रोग अगर खेत में आ गया तो इसका नियंत्रण मुश्किल होता है, फिर आप इसका नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। इसकी हमेशा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में संभावना होती है कि रोग आएगा तो आपको शुरू से ही बीज उपचार करना है और नर्सरी में आपको ध्यान रखना कि कहीं नर्सरी में तो रोग नहीं आ गया। कई बार नर्सरी से मुख्य खेत में आ जाता है, वहाँ आप बावेस्टीन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब आप रोपाई करते हैं तो जो हमारे पौध होती है, सीडलिंग होते हैं, उसको हम बावेस्टीन के घोल में उपचारित करके लगाएं। लेकिन एक बार खेत में आ गया तो नियंत्रण मुश्किल है। इस दशा में आप उन पौधों को उखाड़ के खेत के बाहर कर दें, जिससे कि अगली फसल में जो अगले साल आप लगाएंगे ये रोग ना आ पाए। यानी शुरुआत से ही देखिए आपको ख्याल रखना होगा अपनी फसल का। और इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। उधम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी, सवाल पूछ सकते हैं आप अपना। सवाल ये है जी, हमने 1509 धान लगा रखा है जी, तो उसमें कुछ पेड़ पौधे जैसे हो गए हैं, लंबे लंबे, ब्यास नहीं रहता है, प्रोटेक्ट नहीं करी जी और लंबे लंबे होकर उनमें बाल निकल आए जी, कुछ सूख गए। हाँ, इसमें आपके कितने प्रतिशत पौधे जो है प्रभावित होंगे? जैसे 100 पौधे हैं तो 100 में से 5 हैं, 10 हैं, कितने हैं आपके? सारे खेत में है या मतलब कुछ पौधे प्रभावित हैं? हुआ है जी, कम से कम 20%। 20% है। देखिए अभी हम बात कर रहे थे, इसी चीज़ पे कर रहे थे, तो ये आपके बकानी रोग है। इसमें किसी तरह से अगर बाली निकल भी आई तो उसमें दाने नहीं बनेंगे और पौधा अंत में सूख के मर सकता है। तो इस दशा में अब कोई इसका इलाज नहीं है, कोई दवाई आपको डालने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दवाई इसकी उपलब्ध है आज की तारीख में। इसको, इन पौधों को आप अगर संभव हो तो उखाड़ के और बाहर कर दें खेत के, और अगले साल इन बीजों का आप बुआई के लिए भी प्रयोग ना करें। आप नया बीज लें तो संभावना है कि बीमारी आपकी फसल में कम आएगी। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा कि जो अगली बार की जो हमारी फसल होगी, अक्सर हम देखते हैं कुछ रोग ऐसे हैं जो मृदा जनित होते हैं, तो बार बार उनका भी प्रकोप हमें देखने को मिलता है। इसके लिए किसानों को क्या करना सही रहता है? देखिए इसमें जैसे धान का केसर बकानी बीमारी है, तो सबसे पहले तो आपको किस्मों का चुनाव करना है। कुछ किस्में हैं जिनमें ये रोग ज़्यादा आता है, कुछ में कम आता है। आजकल नई नई किस्में बन रही हैं हर क्षेत्र के लिए। किसान भाई उनकी जानकारी लें और उन किस्मों को लगाएं। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनकी अच्छी है उन किस्मों का चयन करना आपके लिए ठीक रहेगा। साथ ही अगर बात की जाए डॉक्टर शंकर, यहाँ पर मक्का की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर कौन से ऐसे प्रमुख रोग हैं जिनके प्रकोप की संभावना भी रहती है? देखिए मक्का में अगर आप देखें तो पिछले 7-8 सालों में ऐसा काम हुआ है कि
न केवल सरकारी क्षेत्र ने, प्राइवेट सेक्टर ने भी एकल संकर मक्का के ऊपर ध्यान दिया है। और एकल संकर मक्का में क्योंकि इसमें ज़्यादा ओज होता है पौधे में, सबसे बड़ी है कि जिसमें बीमारियों की क्षमता, लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है जी, उन्हीं को ही प्रमोट किया जाता है। और अगर कोई पहले का जो बीज होता है किसान भाई रखते हैं, उनको बोते हैं, तो तब जाके आपकी पत्ते से जो बीमारियां होती है, पत्ते अंगमारी, जिसमें लाल धब्बे बन जाते हैं या गोल पीले धब्बे बन जाते हैं, तो इन बीमारियों का ज़्यादा प्रकोप रहता है। और कुछ ऐसी बीमारियाँ जो शीत ब्लाइट जिसको कहते हैं, बेंडेड लीफ शीत ब्लाइट, जिसमें चित्तीदार धब्बे बन जाते हैं और पौधे के नीचे से बनना स्टार्ट होते हैं, अगर वो भुट्टे तक पहुंच जाते तो एक नुकसान होता है जी। तो जो आपकी पत्ते वाली अंगमारी है, उसके लिए आप 2 ग्राम प्रति मिलीलीटर पानी में मैंकोजेब डाल के छिड़काव करें। ये आपके लगभग जो आपकी फसल 40 से 60 दिन के बीच में होती है, तब ये होती है और तब ये नुकसान ज़्यादा करती है। बिल्कुल। और अगर आपकी शीत ब्लाइट आ रही है, शीत ब्लाइट में ये होता है कि आप जितने पौधे के पत्ते नीचे अगर जमीन से जुड़े हुए हैं, तब वहाँ ये ज़्यादा आती है। तो कुछ जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ पे आती है। अब पता नहीं लग पाता है कि ये कैसे होना है, ये केवल पौधे के डंडे के सहारे ये ऊपर की तरफ बढ़ती है। तो जहाँ तक ये आ गई, वहाँ तक की आपकी पत्तियाँ तोड़ देनी चाहिए किसान को, ताकि ये ऊपर नहीं बढ़े, और जब ऊपर नहीं बढ़ती तो फिर नुकसान काफ़ी हद तक कम हो जाता है। यानी इनकी रोकथाम करनी है तो पत्तियों को वहाँ से हटा देना चाहिए, वरना और भी ज़्यादा जो उसका प्रकोप है वो आपको अपनी फसल पर नज़र आ सकता है। कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो ज़्यादा रहेगा। साथ ही अगर धान में भी अगर हम बात करते हैं डॉक्टर दिनेश, ना सिर्फ रोग बल्कि कुछ ऐसे कीट हैं जिनकी समस्या रहती है। पत्ती लपेटक की अगर बात की जाए, इसके लिए क्या कुछ किसान भाई को करना चाहिए, कैसे इसकी जो पहचान है वो कर सकते हैं? जी, पत्ती लपेटक कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। किसान भाइयों को चाहिए कि इसकी निगरानी आप खेत में करते रहें। होता क्या है कि पत्ता लपेटक की जो सूंडी होती है, पत्ते को दोनों तरफ से सिल देती है जी, और फिर उसको खाने शुरू कर देती है, जो हरा पदार्थ है, और फिर पत्तियां सफ़ेद हो जाती हैं जी। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे खेत में किसी ने जो है वो पुताई कर दी है चूने से, तो काफ़ी हानि होती है। इसकी रोकथाम आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड, जो तना छेदक के लिए बताया गया था, उसी दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4% आता है, दानेदार दवाई है। इसकी 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से आप प्रयोग करें जी। चलिए, बिल्कुल इसका देखिए आप प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो हेलो जी। जी सर, हमारा धान की फसल है जी, जो वो क्या 40-50 दिन का हो चुका है, उसमें कोई तेला दिख रहा। तेले की ये समस्या बता रहे हैं डॉक्टर दिनेश। तेला आपका ये ब्राउन प्लांट होपर को शायद कहते हैं। फुदका है, फुदका छोटे छोटे मच्छर जैसे कीड़े। हाँ, तेला मेरे ख्याल से अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये फुदका होता है जी। छोटे छोटे फुदके होते हैं, ये काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। होता क्या है कि इसके जो शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो वयस्क होते हैं, दोनों प्रकार के कीड़े इसके जो हैं वो तने पे बैठ जाते हैं, और तने पे बैठने के बाद उससे रस चूसना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, तना कमज़ोर हो जाता है और फसल गिर जाती है। दूर से आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने खेत में आग लगा दी हो जी। और ये जो है स्पोर्ट्स में आती है, कुछ एक एरिया में खेत के आती है, और कई बार 2-3 दिन में जो है वो फसल हमारी समाप्त हो जाती है जी। तो इनकी आप जांच जरूर करें। जो ब्राउन प्लांट होपर या भूरे फुदके हैं, इसके लिए आप खेत में अंदर घुसें अपने और फसल को हिला के देखें जी। तो कई बार ये भुनके या कीड़े जो हैं ये आपको उड़ते हुए नजर आएंगे या हटते हुए नजर आएंगे। तो इनकी जांच आप कर लें। अगर ऐसा आ रहा है तो आपको तुरंत इसका इलाज करना चाहिए। इसके लिए आप कार्बाफ्यूरान नाम की दवाई आती है। कार्बाफ्यूरान लगभग 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल देखिए जो इसकी सही मात्रा है इसको जानना भी आपके लिए सभी के लिए बेहद ज़रूरी। संतुलित मात्रा में आप इसका प्रयोग करें। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? मक्का में बहुत खरपतवार है जी। खरपतवार की आप समस्या बता रहे हैं। ठीक, चलिए समस्या ज़रूर बताइए। क्या
मक्का में ये फसल जो इस मौसम में जो भी फसल होती है, जैसे अगर चावल की तुलना में इसमें देखा जाए तो खरपतवारों से ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है, इसमें नहीं भरा रहता है। तो आपके कम से कम 2-3 बार आपको खरपतवार निकालने पड़ते हैं। ऐसी दिशा में जब आपके पास लेबर की समस्या है, उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो किसानों से अमूमन ये समस्याएं आई हैं जी। तो पहली बात तो ये, जब आप बुआई करें उस समय आपको 2 खरपतवार नाशी हैं, उनको मिला के अगर आप डालते हैं जी, तो ये आपको लगभग 20-25 दिन तक आपके खेत में कोई खरपतवार नहीं होंगे। और जब आप डालते हैं तो इसमें पीछे की तरफ हटना चाहिए और एक परत बना देते हैं पूरे खेत में, तो वो आपको पूरे 25 दिन तक जो आपकी इनिशियल क्रॉप होती है उसमें आपको खरपतवार से निदान करते हैं। ये खरपतवार नाशी है जिसमें आपको एट्राजिन को 1.5 किलोग्राम और पेंडामेथिलिन उसको 1.25 लीटर दोनों को मिलाकर 300 से 400 लीटर पानी में मिलाकर आपको छिड़काव करना है। चलिए, इसके बाद जब अभी जो समस्या आ रही है, इनकी फसल लगभग 40 से 50 दिन की है, किसी की 30 दिन की है, तो 30 दिन में यह है कि आपको 25-30 दिन के बाद एक अभी नया हर्बिसाइड है जिसका नाम लोडिस है, टेम्बोट्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको आपको लगभग 280 ml प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। तो ये आपके सारे खरपतवार, इवन आपकी दूबी को भी, मोथे को भी एक बार कंट्रोल कर लेता है। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है। इसके अलावा अगर किसी के चौड़ी पत्ती के खरपतवार ज़्यादा है तो आपको 500 ग्राम सक्रिय तत्व जो 2,4-D है वो थोड़ा सस्ता आता है। जिसके पास चौड़ी पत्ती के खरपतवार है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, बिल्कुल। इस बीच अगले दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? धान में जो ब्लास्ट लगा है, ब्लास्ट के लिए फंगीसाइड सिस्टमेटिक कांटेक्ट कोई फंगीसाइड कीटनाशक चाहिए था? मैं चाहूँगा ब्लाइट के लिए आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, साइड ब्लास्ट लगा है, शीट ब्लास्ट जी। शीत ब्लाइट के लिए उपचार क्या है, यही प्रश्न है आपका? ये शायद फंजीसाइड। बहाल सिंह जी, अच्छा, कौन सा कीटनाशक डालूं? कीटनाशक नहीं, कवकनाशक कहेंगे, क्योंकि ये जो आवरण झुलसा है, अंग्रेजी में इसे शीत ब्लाइट कहते हैं। ये कवक से होती है बीमारी, और इसके लिए आप बाविस्टीन नाम की एक दवाई आती है, उसका प्रयोग करें। बाविस्टीन की 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी, ध्यान रखें 1 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी, जो 0.1% का घोल बन जाता है, इसका आप छिड़काव करें। और इस छिड़काव को आपको दोहराना पड़ेगा, कम से कम 2 बार आपको ये छिड़काव करना पड़ेगा। जी, तो देखिए दोबारा आपको छिड़काव करना होगा, उसके बाद जो समस्या है वो आपकी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। और अभी का जो समय है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण समय है हमारी फसल के लिए। इस दौरान डॉक्टर दिनेश, अगर बात की जाए तो पैदावार जो है उस पर कुछ इस तरह का असर ना पड़े, उसके लिए और किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, धान में सबसे महत्वपूर्ण है पानी का प्रबंधन। पानी का प्रबंधन आप जहाँ पे बरसात नहीं हुई है या पानी नहीं रुकता, वहाँ पे चूंकि अब इस समय धान हमारा जननिक अवस्था में, यानी दाना बन रहा है, उसमें धीरे धीरे दाना बन रहा है और उसमें फूल बन रहे हैं। दानों में शुरू में फूल भी बनते हैं, फिर दाने की वृद्धि होती है, तो पानी इसमें लगातार होना चाहिए। हाँ, जहाँ ज़्यादा पानी है, बरसात ज़्यादा हुई है, तो किसान भाई घबराए ना। अगर आपके धान के जरा से पत्ते की ऊपर का हिस्सा भी खुला हुआ है, हवा में है, नोक भी अगर पत्ते की बाहर है, तो धान आपका मरेगा नहीं। हाँ, ऐसी दशा में आप कोशिश करें कि पानी का निकास कर दें उसमें। साथ ही साथ इस समय धान में जो है, चूंकि मौसम ठंडा हो रहा है हल्का और बादल हो रहे हैं, तो बदरा बीमारी पे आप नज़र रखें। ब्लास्ट जो है, खास करके जो बासमती उगाने वाले किसान हैं, वहाँ पर गर्दन तोड़ बीमारी आ जाती है, जो बाली टूट के लटक जाती है, उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीमारी 2-3 दिन में सारी फसल नष्ट कर देती है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। शुरू में इसमें पत्तों पे धब्बे आते हैं आँख के आकार के, और बाद में जो गर्दन होती है बाली की, वो टूट जाती है। बिल्कुल, देखिए इसका आपको ख्याल रखना होगा, जिससे आपका जो उत्पादन है वो प्रभावित ना हो, अच्छा उत्पादन आपको अपनी धान की फसल का मिल सके। साथ ही अगर बात की जाए मक्का की, तो यहाँ पर डॉक्टर शंकर, क्योंकि अब बरसात का मौसम है, इस दौरान कई कीटों का भी प्रकोप होता है, मक्का की फसल में कौन से ऐसे कीट हैं जो हमारे किसानों के लिए एक मुश्किल का सबब बन जाते हैं? देखिए, मक्का में जो कीड़े लगते हैं वो शुरू के आपके 1 सप्ताह से लेकर 3 सप्ताह के बीच में अमूमन लगते हैं जी, और वो आपकी पौधे की गोब की बीज होती है उसको काट देते हैं, और जिसकी वजह से पौधे में कल्ले फूट जाते हैं और उन कल्लों पे भुट्टे नहीं आते हैं। तो उसके कंट्रोल के लिए आपको फ्यूराडान के 3 से 4 ग्रेनुअल, जो आपकी लगभग 20-25 किलो प्रति हेक्टेयर हो जाते हैं, वो गोब में डालने हैं।
अगर उससे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आपको कोराजन नाम की एक दवा आती है, 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अपने देश में एक नया कीड़ा और आया था जी, जो कर्नाटक में अभी रिपोर्ट किया था और कुछ जगह और भी रिपोर्ट किया है। उसमें यह होता है कि जो पौधे कीड़ा है उसकी लट के तीसरे भाग में, पीछे के तीसरे भाग में 4 काले धब्बे होते हैं जी, ठीक है, और आगे एक आपको मोती के आपको जैसे डायमंड के आकार का वो होता है इसके सिर के ऊपर। इसको हम फाल आर्मी वर्म कहते हैं और ये कीड़ा हमारे देश में नया आया है और इसके ऊपर जो इसकी निगरानी जरूर रखनी चाहिए किसानों को। इसका प्रकोप आपकी फसल लास्ट कटने तक आता है। चलिए बिल्कुल। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती है सर जी। पहली अवस्था होती है जो आपकी 1 से लेकर 4 सप्ताह वाली। इसमें अगर आपके 1 से 5% पौधे इससे अफेक्टेड हैं तो आपको क्या करना है कि 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का छिड़काव करना है, या फिर हमें इसकी जहाँ भी ऐसा प्रभावित क्षेत्र अगर नोटिस किया जाता है जहाँ आपका टेम्परेचर ज़्यादा है 30 डिग्री से ज़्यादा, तो वहाँ आने के प्रकोप ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको बीटी फॉर्मुलेशन जो आता है उसका आपको छिड़काव करना है, जिसमें 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। और यहाँ सबसे अच्छा इलाज है कि इसके जो अंडे होते हैं वो एक साथ होते हैं तो उनको निकाल के पैर के नीचे कुचल के नष्ट भी किया जा सकता है। दूसरी अवस्था होती है जो 5 से 7 सप्ताह बाद आती है जी। उस अवस्था में भी ये कीड़ा आता है और गोब में ही ये करता है और बाकी पत्तियां भी खा जाता है और बड़ा डेवास्टेटिंग टाइप का रहता है जी। तो इसको देखते रहना इसका जो है तो इसके लिए आपको जो 5-7 सप्ताह बाद जो आता है उसमें अगर आपके 5 से 10% पौधे इससे प्रभावित हैं तो ही आपको कुछ कंट्रोल मेजर लेने। उनमें जैसे अगर आपके पौधे कीड़े की अवस्था छोटी है तो आपको स्पिनोसाद करके एक इंसेक्टिसाइड है उसका 0.3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है। या सबसे बेस्ट रहता है पॉइजन बेटिंग, जैसा सर बता रहे थे चूहे के लिए करना है आपको, ऐसे इसके लिए पॉइजन बेटिंग होता है। उसमें आपको 10 किलो राइस ब्रान लेना है, उसके अंदर 2 किलो गुड़ मिला के 2 से 3 लीटर पानी मिला के 24 घंटे तक रखना है जी। और जब अप्लाई कर रहे हैं उसके आधे घंटे पहले हमें उसके अंदर 100 ग्राम थायोडायोकार्ब मिलाना है, मिला के पौधे की गोब में डालना है। तो जितने भी कीड़े हैं उसके आसपास सब हैं तो उसकी उससे मर जाते हैं। चलिए तो देखिए किस तरीके से जो आपकी मक्का की फसल है उसको आप कीटों से लगातार बचा सकते हैं। जो दर्शक हैं वो हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। आप भी अगर जानना चाहते हैं किस तरीके से धान की जो फसल है उसकी देखरेख की जाए या मक्का की जो फसल आपकी लगी हुई है वहाँ पर आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर डॉक्टर दिनेश आपसे भी हम जानना चाहेंगे धान की अगर खास तौर से हम बात करते हैं, जैसा आपने बताया कि अभी का जो समय है काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस दौरान अगर हम बात करते हैं इसमें उर्वरक प्रबंधन की तो उसके लिए खासतौर से क्या करना होगा ये आपसे हम जानेंगे। लेकिन फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका सवाल हम ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। जी सर, हमारे धान के खेत में जो है जो पत्तियां जुड़ जाती हैं सर उसके लिए क्या दवा? पत्तियां नोक से जुड़ती हैं आपकी किनारे की नोक से, पत्ती दूसरे पत्ती से जुड़ जाती है, उसमें फिर वही ऐसा टाइप का कीड़ा निकलता है। हाँ बिल्कुल। पत्ती लपेटक की बात हो रही है। तो इसमें ऐसा होता है कि पत्ती लपेटक की जो सूंडी होती है जी वो पत्ती को सिल देती है, किनारे की तरफ से सिलना शुरू करती है और पीछे तक सिलती चली जाती है। फिर उसका जो हरा पदार्थ है जो क्लोरोफिल है उसको ये सूंडी खा जाती है। उसके बाद खाने के बाद ये निकल जाती है और अपनी जो विष्ठा वगैरह होती है वहीं छोड़ देती है जी। तो फिर पत्ती वो खुल जाती है, लेकिन जब तक खुलती है तब तक उसका रंग सफ़ेद हो जाता है या पत्ती का आकार भी कम हो जाता है जी। जिससे पत्ती की जो भोजन बनाने की क्षमता है वो कम हो जाती है। अगर ये रोग ये कीट जो है अगर ज़्यादा मात्रा में आ जाता है तो कई बार जैसे मैंने बताया कि चूने की तरह जैसे पुताई कर दी गई खेत की वो दशा इसमें उत्पन्न। लेकिन इसके लक्षण आसानी से पहचान सकते हैं, अगर खेत जो है लगभग सफ़ेद सा दिखाई दे तो हमारे किसान भाई पहचान सकते हैं कि जो पत्ती लपेटक है उसका प्रकोप आपके खेत में है और उसके लिए रोकथाम आपको करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी कई ऐसे कीट हैं उनके बारे में भी आपसे हम जानकारी लेंगे। फिलहाल एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में, क्या जानना चाह रहे हैं? जी मैं धान की फसल में जी वो काला तेला आया जी उसकी दवाई के बारे में पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। ये छोटे छोटे कीट हैं मच्छर की तरह जो नरेश जी, हाँ वही है भूरा तेला का काला तेला इन्होंने बताया हमें। बिल्कुल ठीक है।
इसके इसके कीट क्या करते हैं? हाँ जी। हाँ, ये आपका मच्छर की तरह है ना कीड़े? हाँ जी, हाँ जी। मच्छर से थोड़े बड़े होंगे। हाँ जी। हाँ, तने पे बैठते होंगे नीचे। हाँ जी। ठीक है। ये क्या है कि पत्ते का जो पौधे के जो तने होते हैं उन पे बैठ जाते हैं जी। और इसके जो शिशु बच्चे होते हैं और जो वयस्क होते हैं दोनों रस चूसते हैं। और खास करके अब धान में जैसे बाली निकल रही है तो इस अवस्था पे पौधा जो है भार सहन नहीं कर पाता और फसल लौट जाती है, कई बार गिर भी जाती है। और दूर से आप देखें तो जैसे मैंने बताया था कि आग लगी हो, ऐसे लक्षण उसमें आ जाते हैं। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि 2-3 दिन में ही इनकी तादाद कई बार इतनी बढ़ जाती है कि धान की फसल आपकी नष्ट हो सकती है। इसके लिए आपको कार्बाफ्यूरान नाम की दवाई का प्रयोग करना है। कार्बाफ्यूरान, और इसकी आप 25 से 30 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करें। बिल्कुल। और साथ ही गंदी कीट की अगर खास तौर से यहाँ बात की जाए, उसके किस तरह के लक्षण जो हैं वो सामने आते हैं? देखिए, गंदी कीट की सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब आप खेत के चारों तरफ घूमते हैं तो आपको बदबू आती है, गंध आती है, जिससे आप पहचान सकते हैं कि गंदी कीट आ चुका है। और इसके भी बच्चे, शिशु जो होते हैं और वयस्क होते हैं, दोनों जो दाने बन रहे होते हैं, इनमें दूध बन रहा होता है, उसको पी जाते हैं, दूध को चूस लेते हैं और दाना हमारा खाली रह जाता है। तो कई बार इनका भारी नुकसान होता है और आप इन कीड़ों को देख भी सकते हैं उड़ते हुए। जब आप धान के पौधों को हिलाएंगे तो एक पौधे से दूसरे पौधे पर उड़ते हुए भी नजर आएंगे। हल्के हरे, हल्के पीले रंग के होते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आपको मेलाथियान नाम की धूल का प्रयोग करना है। मेलाथियान 5% में आती है। इसकी 25 किलोग्राम मात्रा आप प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें जो है डस्टिंग करें, मशीन आती है डस्टिंग करने की, तो ये कीट का नियंत्रण हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? हेलो 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 सर जी, देवेंद्र सिंह सीतापुर से। जी, सवाल कर सकते हैं आप अपना। जी, हमारे धान में लगा हुआ तेला लगने की संभावना है। जी जी। और ये गीलेपन के कारण तेला लगता है और ये जल्दी कंट्रोल नहीं होता। इसके लिए दवा बताइए। देखिए, अगर तेला आपके हर साल आता है और आपको लग रहा है कि आने वाला है तो इसकी आप जांच। बाली निकल रही है तो इस टाइम लगने की संभावना है क्योंकि मौसम खराब है, बरसात ज्यादा हो रही है। जी 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 जी। तो दवाई इसके लिए कार्बाफ्यूरान है। कार्बाफ्यूरान दवाई आप लगाएं 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। जी बिल्कुल। और आप निगरानी जरूर करें। कई बार ऐसा होता है कि आ जाता है तेला, कई बार नहीं भी आता, लेकिन आपका अगर अनुभव है ऐसा कि भाई आना ही है तेला, आप तो उसमें आप दवाई का प्रयोग कर सकते हैं कार्बाफ्यूरान का। और इस दवाई से आपके जो दूसरे कीड़े होंगे उनको भी नुकसान होगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो दवा है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी किसी भी दवा का इस्तेमाल करें, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें। और साथ ही यहाँ पर अगर हम डॉक्टर शंकर मक्का की भी हम बात करते हैं, ना सिर्फ जो अभी अवस्था चल रही है, जैसे आपने कहा कि जो भुट्टे हैं उनमें दाने भी आ रहे हैं, वहाँ पर अगर किस तरह की कमी रहती है या उर्वरक प्रबंधन की अगर हम खास तौर से बात करते हैं तो कितनी मात्रा में कौन कौन से जो उर्वरक हैं उनकी आवश्यकता इस समय पड़ेगी? देखिए, जो मैं बात कर रहा था कि इस समय जो अभी जुड़े किसान भाई उनके लिए बताना देना चाहता हूँ कि अभी भी आपकी मक्का की फसल कम से कम 40-45 दिन रहती है। और इस समय ये तय होता है कि आपके दानों का आकार क्या होना है, दाने कितने बनने हैं, आकार क्या होना है, पूरी भराई कैसे रहनी है और आपकी जो हरी पत्तियां हैं मक्के में कितनी रहनी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पशुओं के लिए चारा मिल सके। तो इसलिए आपको इस अवस्था में, जब आपकी नरमंजरी या नरमंजरी आने से जस्ट पहले की अवस्था में आपको उर्वरक डालना है। उसमें आपको नीम लेपित यूरिया है जो मुख्यतः उपयोग होता है। बाकी उर्वरकों का किसी का ज़्यादा फायदा नहीं है मक्का में अभी उपयोग करने का। उसकी आप 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नीम लेपित यूरिया दें और देने के बाद पानी जरूर लगाएं जी। या तो क्योंकि उस समय आपको मॉइस्चर रहना जरूरी है, अगर नहीं रहेगा तो आपको वो आपकी फसल को उपलब्ध नहीं हो पाएगा। चलिए बिल्कुल। इस बीच अगले दर्शक जो हैं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी, तना छेदक लग गया है धान में। तना छेदक? जी। चलिए बिल्कुल। तना छेदक की समस्या आ रही है डॉक्टर दिनेश? तना छेदक के लिए आप कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी आप 20 से 25 किलोग्राम मात्रा या 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें जी। तो आपका तना छेदक का निदान हो जाएगा। पहचान यही है
कि जो बालियां होती हैं धान की, उनमें दाने खाली रह जाते हैं और दानों का रंग सफ़ेद हो जाता है, या जैसे चांदी का रंग होता है ऐसा रंग दानों का हो जाता है जी। और बाली बड़ी आसानी से बाहर खिंच जाती है। तो ऐसी दशा में आप तुरंत इसका नियंत्रण करें, क्योंकि कई बार ये भी काफ़ी नुकसान धान में करता है। बिल्कुल। इसके साथ साथ जीवाणु पत्ती अंगमारी की अगर हम बात करते हैं, इसका किस तरीके से प्रभाव नज़र आता है फसल पर? देखिए, जो जीवाणु पत्ती अंगमारी है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, ये भी कई बार भयानक रोग धान का हो सकता है। इसकी पहचान के लिए खास बात यह है कि जैसे पत्तियां हैं आपकी, पत्तियों पे पीले रंग की धारियां बन जाती हैं, जल आसिक्त धारियां बन जाती हैं पीले रंग की। और कई बार जो नई पत्ती होती है, सुबह के समय पे अगर आप देखेंगे तो उनसे कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता हुआ दिखाई देगा आपको। ये खास पहचान है इसकी। बाद में इन पत्तियों का रंग भूरा हो जाता है और ये अंत में सूख जाती हैं। कई बार काफ़ी नुकसान बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट से होता है। इसके लिए आप एग्रोमाइसिन करके एक दवाई आती है, उसको ले सकते हैं, और साथ ही साथ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, दोनों दवाइयों को लेकर आप छिड़काव करें तो ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या जीवाणु पत्ती झुलसा जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। चलिए, इस बीच अगले दर्शक जो हैं इटावा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो किसान में। क्या जानना चाह रहे हैं? जी हाँ, नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है कि सर मेरे धानों में 30 दिन के हो चुके हैं सर, और सर 30 दिन के धान हो चुके हैं, उनमें सर एक भी बार खाद नहीं डल पाई है अभी तक सर जी। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आप ऐसी कोई दवाई बताइए जिससे हमें पूर्णतः उसका लाभ मिल सके सर, ऐसी कोई दवाई डाले तो। देखिए, सबसे बड़ी कमी तो आपसे यही हुई कि धान आपका बहुत लेट लगा, बहुत ही लेट लगा। इसका मतलब ये कि आपने 31 अगस्त के बाद में धान लगाया जी, जो कि किसी भी हालत में सही समय नहीं है। अब इस धान में आप कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी दवाई लगा लें, कुछ भी खाद लगा लें, तो जो बढ़वार है वो पूरी नहीं आ पाएगी जी। तो अब आपको इंतजार कीजिए आप। हाँ, उर्वरकों की मात्रा की बात है तो जो उर्वरक आप संस्तुत मात्रा बताई जाती है उससे 1.25 से 1.5 गुना उर्वरक आप प्रयोग में कर सकते हैं। उसमें भी आप फास्फोरस और पोटास तो शुरू में प्रयोग कर चुके होंगे, सिर्फ यूरिया की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, हालांकि उससे कोई ज़्यादा लाभ होने वाला अब नहीं है। अतः मेरा अनुरोध और निवेदन है किसान भाइयों से कि फसल की जो रोपाई या बुआई का समय हो, सबसे जरूरी है कि सही समय पर आप उन फसलों को लगाएं। ये बहुत ही पछेती इन्होंने फसल लगाई। बिल्कुल। देखिए, जो फसल है उसका सही समय का चयन करना बेहद ज़रूरी है, और जैसा आपने कहा कि अभी बस लगभग 30 दिन का वक्त इन्होंने बताया आपकी फसल को हुआ है, इसलिए अगर आप पहले से ही सचेत रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो ना सिर्फ आपकी जो फसल है वो अच्छी हो सकेगी, बल्कि जो उसमें समसामयिक कार्य करने हैं वो भी आप समय रहते कर सकेंगे। बात अगर मक्का की जाए डॉक्टर शंकर, वहाँ पर और हमारे किसानों को किन किन बातों का ख्याल रखना होगा? अधिकतर हम देखते हैं जो उसको चारा फसल के रूप में लेते हैं, उनके लिए कुछ सावधानी अगर आप बताना चाहें। देखिए, कुछ किसान भाइयों ने, जैसे मुकुल जी आप सही कह रहे हैं, कुछ किसानों ने चारे के लिए उगा रखी है मक्का, तो आपकी चारे की फसल को जो कटाने का सही समय है वो आपका जब उसमें दाने दूधिया अवस्था में रहते हैं उस समय करना है जी, ताकि आपको जो पशु को जो बांटा देते हैं उसकी पूर्ति भी हो जाती है। इसके अलावा जब आपकी चारे की फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपको लगभग 30 से 40 किलोग्राम यूरिया देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो चारा होगा उसमें प्रोटीन की मात्रा बढ़ेगी और वो आपकी पशुओं में अच्छा काम करेगी, आपको अच्छा दूध देगा पशु। दूसरे जो मक्का लगी रहती है अभी किसानों के पास, कुछ किसानों ने बेबी कॉर्न भी लगाई है। तो बेबी कॉर्न में, क्योंकि अभी बेबी कॉर्न किसानों के यहाँ या तो नर मंजरी आ रही है उनके यहाँ, या फिर उनके यहाँ टूटना स्टार्ट हो गई है, तो वो ज़्यादा दिन तक इंतजार नहीं करें और उसकी जो नर मंजरी है लगभग आपके खेत में लगातार 5-7 दिन जाएं, और क्योंकि पौधे कभी 1-2 दिन के आगे पीछे उगते हैं तो आपकी नर मंजरी भी आगे पीछे ही आती है जी। तो हाँ, सारी नर मंजरी निकालें, और जैसे ही आपकी भुट्टा निकले उसको आपको 2-3 दिन बाद तुरंत तोड़ना है जी। और तुड़ाई के बाद आपको लगभग 30-40 किलोग्राम यूरिया देना है पहली तुड़ाई के बाद, ताकि जो आपकी दूसरी, तीसरी और चौथी तुड़ाई होती है, इस मौसम में 4 तुड़ाई तक ले लेते हैं एक ही पौधे से, तो वो आपकी फटाफट आती है और आपका पौधा भी हरा रहता है, जो आपको बाद में अच्छी गुणवत्ता का चारा भी देता है। इसके साथ कुछ किसानों ने जैसे मिट्टी मक्का लगा रखी है, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न वाले किसानों को ये सावधानी रखनी है कि आपका जो भुट्टा है उसमें दाने का बहुत अच्छा साइज होना चाहिए। तो कभी किसान ये होता है कि नहीं यार, मेरे को इसमें दाना नहीं लेना है, मुझे क्या करना है जी। जब आपको भुट्टे की साइज छोटी रह जाती है, दाने की साइज छोटी रह जाती है, मार्केट में इसका दाम कम मिलता है, तो उनको भी थोड़ा बहुत यूरिया देना की ज़रूरत है। दूसरा यह है कि उनको 20 से 25 दिन के बाद तुड़ाई कर लेनी चाहिए जी। अगर वो खाने के लिए कर रहे हैं तो 20-22 दिन में कर लें, और 25 से 27 दिन के में उनमें करें जिनमें दाना निकाल के पैक करके किसान बेचना चाहते हैं जी।
तो ये मुख्य सावधानी है। यानी आवश्यकता अनुसार देखिए आपको इन बातों का ख्याल रखना होगा जब आप तुड़ाई करने जा रहे हैं। मक्का की अगर खास तौर से बात की जाए, अलग अलग रूप जो हैं उसके, यानी स्वीट कॉर्न की अगर हम बात करते हैं या बेबी कॉर्न की हम बात करते हैं, अलग अलग अवस्थाएं हैं। इस दौरान आपको बेहद ज़रूरी यही कि आप अपनी फसल की अच्छे से देखभाल करें। साथ ही धान की भी अगर बात की जाए, यहाँ डॉक्टर दिनेश और कितना वक्त हम मान सकते हैं जो हमारी फसल है उसको पककर तैयार होने में आएगा, उस दौरान भी किसान भाई जो हैं उनको किस तरह की सावधानी रखनी होगी? देखिए, धान में जैसे बाली निकलने के 30 दिन बाद धान कटाई योग्य हो जाता है। ये मोटा सा पहचान है, यानी बाली जिस दिन निकल गई आपकी, उसके 1 महीने बाद धान की कटाई आमतौर पे हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण है समय पे बुआई या रोपाई। जैसे मैंने पिछली बार अभी किसान भाई को बताया था, वो 1 अगस्त को दरअसल उन्होंने लगाया होगा धान, तभी 1 महीने का हुआ होगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। और इस समय पे तो आपको हमेशा अपनी फसल की निगरानी रखनी है। खास करके कई बार ऐसा होता है कि जैसे बाली निकली और बाली निकलने के बाद बारिश हो जाती है, तो उसके अंदर जो फूल होते हैं दानों में, शुरू में किसान भाई समझते हैं उसमें धान में फूल भी होते हैं, दानों के अंदर बंद होते हैं। तो कई बार बारिश होने से वो फूल झड़ जाते हैं, उसकी वजह से दाने हमारे खाली रह जाते हैं। इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक ही बाली में किसान भाइयों कुछ दाने आपको काले दिखाई देंगे, तो उन्हें देख के आप डरे नहीं, वो कुदरती है, उनमें आप कुछ ज़्यादा कर भी नहीं सकते जी। तो ये सब बातें हैं धान। चलिए, इन बातों का ख्याल आप हमारे जो तमाम किसान भाई हैं इनको रखना होगा। और आज ही ये महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप दोनों ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, किस तरीके से वो धान की देखभाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ मक्का की। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। हमारे दर्शक जो हैं, जो उन्होंने ये फसलें लगा रखी हैं, जाहिर तौर पर काफ़ी फ़ायदेमंद ये आपके लिए जानकारी रही होगी। लेकिन अब आपको जल्दी से हम कल का विषय भी बता देते हैं। कल किस विषय पर आपको हम जानकारी देंगे। खासतौर से अगर बात की जाए, कल के विषय हमारे रहेंगे पशुओं में टीकाकरण योजना और देसी गाय पालन एवं आहार प्रबंधन। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सुझाव या कुछ और जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आपके पास एक और विकल्प है, आप फेसबुक पर भी जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान, और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिख के छोड़ सकते हैं। साथ ही आप किसान कॉल सेंटर का नंबर भी नोट कर सकते हैं, इस पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 1800-11-30660। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक भी आप अपने सवाल इस पर दर्ज करा सकते हैं। तो लगातार आपको हम जानकारी मुहैया कराते हैं, और आज भी जिन विषय पर हमने आपको जानकारी दी है, हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि दोनों महत्वपूर्ण फसलें हैं हमारी। धान की अगर बात की जाए या फिर बात हो मक्के की, कहीं ना कहीं दोनों फसलों के ज़रिए जो हमारे किसान हैं उनको अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अगर सही समय पर आप सही जानकारी रखेंगे तो अपनी फसल का ना सिर्फ अच्छा उत्पादन ले सकेंगे, बल्कि इससे अच्छा मुनाफा भी आपको मिल सकेगा। और आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से, अगर हम कह सकते हैं, रोग मुक्त रहेगी या जो कीट हैं उनसे मुक्त रहेगी, तो जाहिर तौर पर अच्छा उत्पादन आपका उसमें हो सकेगा। लेकिन इस दौरान आपको अपने खेत की निगरानी भी करनी होगी, जिस वजह से अगर आपको कभी लगता है कि उसमें किस तरह का रोग है या कीट आपको नज़र आ रहे हैं, तो आप समय रहते अपनी फसल की देखरेख कर सकें, उसका बचाव कर सकें, और उसके बाद इस फसल से अच्छा मुनाफा ले सकें। फिलहाल आपको बता दें वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।